आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और आ जाइए रेडियो के करीब, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर का आज का जो अंक है बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हमारी जो महिला श्रोता है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे स्त्री रोग संबंधी कैंसर्स के बारे में, यानी आज हम बात करेंगे उन कैंसर्स के बारे में जो खास तौर पर महिलाओं में होते हैं, महिलाओं में पाए जाते हैं। और आज का अंक स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज है इंडियन नेशनल गायनेकोलॉजिस्ट कैंसर डे, जो कि खास तौर पर जो महिलाओं का जो कैंसर, गायनेकोलॉजी रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं महिलाओं में, उस पर आज का विशेष दिवस है। और इस पर अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता बहुत है। क्यों आवश्यकता है ये हम चाहेंगे कि हमारे विशेषज्ञ ही आपको सीधे बताएं। हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर मनोज शर्मा, आप गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पूर्व में LNJP नई दिल्ली में कई वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, समय निकाल कर यहाँ आए हैं। हमारे साथ दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बिंदिया गुप्ता। आप प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो ये कार्यक्रम आपने सुन लिया क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहूंगी कि हमारी जो महिला साथी हैं, हमारी महिला दोस्त हैं जो इस कार्यक्रम के साथ रोज जुड़ती हैं, वो आगे आएं और प्रश्न करें, झिझके नहीं, क्योंकि ये प्रश्न, ये जो आप आज जिज्ञासा के साथ पूछेंगे इस कार्यक्रम में, वो बहुत आपको मदद कर सकता है आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए। और जब कोई ऐसी स्थिति बनती है, जब कोई सिम्टम्स आते हैं, तो आप उसे पहचान कर पूर्व में जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर अपना इलाज करा सकते हैं। और जैसा कहा भी जाता है डॉक्टर साहब कि कैंसर में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जितनी जल्दी इसका पहचान की जाए, जितना जल्दी पता चले, उतना ही इसका इलाज इजी हो जाता है। क्या कहेंगे डॉक्टर मनोज इस बारे में? देखिए, हम जिनके बर्थडे के ऊपर ये डे फिक्स किया हमने, नेशनल डे ऑफ गायनेकोलॉजिकल कैंसर, उनको हम ऑन्कोलॉजिकल साइंसेस की मदर ऑफ ऑन्कोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। आज से 1982 के आसपास में कैंसर कैंपेन के लिए जब निकला तो मुझे उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया और उसमें लिखा था कि इट्स द फियर ऑफ डिले नॉट द डिजीज। देर इस बात का है, डर इस बात का है देर ना हो जाए कि नहीं, डर इस बात का नहीं है कि कैंसर हो गया, डर इस बात का है कि देर से उसका निदान होता है। हो रहा है, बिल्कुल सही तो बात है। ये इसके लिए जानकारी से बहुत फर्क पड़ा है। और मेरा ही एक अनुभव था बनारस में, जब हमने सिनेमा हॉल स्लाइड्स लगाई, लोग, मेरी मदर प्रिंसिपल थी, वहाँ आ गए कहने कि साहब लीला दी ये क्या हो रहा है, हम लोग फैमिली के साथ पिक्चर देखते हैं, वहाँ ब्रेस्ट लेके लेडी खड़ी हुई है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और ये है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स आ गए मेरे फादर से कंप्लेन करने कि सर वी आर एंडिंग अप इन एग्जामिनिंग फीमेल ब्रेस्ट। बट मेरे फादर ने ये पूछा कि डॉक्टर खन्ना ये बताइए कि आपको उसमें कितने ब्रेस्ट लम्प्स मिले और कितने कैंसर्स आपने ट्रीट किए। और मेरी मदर ने कहा कि जब तुम लोग बेडरूम सीन्स देखती हो सिनेमा हॉल में बैठ के, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता है। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक जगह पेपर प्रेजेंट करने जा रहा था, तो वो मेरी मदर मैंने मदर से कहा आप एनालिसिस कर दीजिए। उसमें ये पता लगा कि 3-4 साल के अंदर जिन मरीजों को लेट स्टेज बच्चेदानी के कैंसर का अंदर रेडियम लगाया जाता था, लेट स्टेज वाले वो होते थे जो कि उनमें एक बार रेडियम लगता है या ऑपरेशन होने के बाद लगता है, दोनों चीजें थी। वो धीरे धीरे कम होके जो अर्ली स्टेज वाले केसेस जिनको रेडियम लगता है, वो 2 बार रेडियम लगता है, उनके नंबर इंक्रीज होने लगे। और थोड़े दिनों बाद ये देखा कि हमारे रेडियम लगाने वाले मरीजों की संख्या कम होके सिर्फ ऑपरेशन के बाद वाला रेडियम वाले मरीज बढ़ने लग गए। और ये पेपर मेरा फिर इंटरनेशनल जर्नल में, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यद्यपि समय की यहाँ पे कमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हमने आप लोगों के, आप हैं, निर्मल जी हैं, वो दुबे जी थे DD के, आप लोगों के प्रयास से इतना कस के दिल्ली में एक समय में ये हुआ, मेडिकल कॉलेजेस से और एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से लोगों की कंप्लेंट आने लगी कि इस प्रोग्राम को रोको, क्योंकि हम बर्डन झेल नहीं पा रहे हैं, इतने मरीज आने शुरू हो गए हैं, इंक्वायरी एज वेल एज डायग्नोसिस के।
मुझे लगता है सर रोकना नहीं है, हमें और एग्रीवेट होके आगे करना है, एक्शन और लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी समाज से कम भारत की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो विश्व से भी हमें हर बीमारी को हटाना है। और कैंसर जो एक अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, क्योंकि मेंटली भी आदमी वीक हो जाता है जब कैंसर का शब्द सुनता है। तो अगर आप जल्दी इसको डायग्नोस करते हैं तो उतना ही जल्दी इसका इलाज संभव हो सकता है और पूरी तरह से क्योरेबल है। ये मैसेज हम चाहते हैं कि इस माध्यम से पहुंचे। तो मैं डॉक्टर बिंदिया आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं जैसे जो खास तौर पर स्त्रियों में ही होते हैं, क्योंकि प्रजनन संबंधी होते हैं जो ऑर्गन्स, उनमें ये पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और भारत में कौन से सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ जी, तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे जो स्त्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर जो है, दैट इज द कॉमनेस्ट। तो आप सोचिए 4 मिनट में एक महिला जो है वो स्तन कैंसर से ऑलमोस्ट ग्रसित हो रही है। दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है कैंसर सर्विक्स, जैसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, तो वो सेकेंड नंबर पर आता है। उसके बाद उसके अलावा हमारे और जो कैंसर जो सिर्फ स्त्री में पाए जाते हैं वो यूट्राइन कैंसर है जो कि बच्चेदानी का कैंसर है। दूसरा है अंडाशय या फिर ओवेरियन कैंसर। फिर बाकी जो है जो हमारे जो अंग है उनके कैंसर है वल्वर एंड वजाइनल कैंसर, यानी उनके जो योनियों के कैंसर्स हैं। दूसरा लास्ट है होता है एक बड़ा स्पेसिफिक कैंसर सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, उसे कहते हैं जीटीएन या जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया। उसमें अंगूर के गुच्छे जो बन जाते हैं उस तरह का कैंसर होता है वो। अच्छा। तो ये सब जो कैंसर है सिर्फ महिलाओं में ही पाए जाते हैं। और जैसे ये हम बात करते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर के आपने बताया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ब्रेस्ट को फिर भी एक तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताने की कोशिश की कि उसको लंप को महसूस किया जा सकता है, उसके लिए एक फिर भी तरीका है उसको पहचानने का। लेकिन अगर हम बाकी कैंसर्स की बात करें, गायनिक कैंसर्स की, तो वो तो पता भी नहीं लगते हैं, तो उसके किस तरह से उनको पकड़ा जा सकता है कि थोड़ा सा पहले पकड़ा जा सके? ब्रेस्ट के अलावा जितने मैंने और जो आपको कैंसर्स बताए थे, आपने सही बताया कि वो हमारे अंदर वाले अंगों में, गुप्त अंगों में होते हैं। तो वो जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है सर्वाइकल कैंसर, उसका हमारे पास बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है वैक्सीन और दूसरा होता है स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो स्क्रीनिंग में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसे हम कहते हैं पैप स्मीयर, जो साइटोलॉजी होती है उसमें वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है विजुअल इंस्पेक्शन विद सर्विक्स, उससे हम कर सकते हैं, और जिसके कारण वो होता है एचपीवी वायरस के कारण जो होता है उसको हम अपने डायग्नोज कर सकते हैं सर्विक्स के एग्जामिनेशन से। तो इन 3 तरीकों से हम इस सर्विकल कैंसर को स्क्रीन करके डिटेक्ट कर सकते हैं। जी, हम इस पर फिर से आएंगे। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हाँ जी, इनसे सुन लेते हैं इनकी बात। हेलो हेलो जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में आपका, मिसेस बेदी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगी, बताएं। ऐसा है डॉक्टर साहब, कहीं हरियाणा में स्पेशली मेरे को पता है कि बच्चे पे बच्चा पैदा करते जाते हैं, अगर लड़की है तो बहुत अबॉर्शंस होती हैं। तो क्या ये रीजन नहीं है कि इसमें मेल मेंबर्स को समझना चाहिए कि इनके बच्चे इतने नहीं होने चाहिए? आपने जब प्रश्न किया तो मैं यही कह रहा था कि महिलाओं में पाए जाने वाले कितने कैंसर हैं उसका ज्ञान महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को, आदमियों पर है। हाँ जी, पुरुषों को, घर के जो जवान लड़के लड़कियां हैं और बच्चे हैं उनको होना चाहिए, क्योंकि महिला में कोई एक जगह का कैंसर नहीं होता है। अभी गुप्तांगों के और उसके कैंसर डॉक्टर साहब ने बताए हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का कैंसर, खून की कमी रहती है तो खाने की नली के नीचे वाले उसका कैंसर। मैं आपको इसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से देना चाहता हूँ। हमारे पास इसके आंकड़े हैं। देखिए क्या हुआ कि हम लोग शुरू में ये स्लोगन, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आने के पहले हम लोगों का एक स्लोगन होता था, अधिक प्रसव पर रोक लगाओ, बच्चेदानी कैंसर से छुटकारा पाओ। इसका आधार मैं बताता हूँ आपको क्या था। चाइना में कुछ समय पहले उन्होंने सिर्फ 1 चाइल्ड नॉर्म कर दिया था, सिर्फ एक ही बच्चा होगा, आदमी औरत को अलग कर देते थे। इसी तरह से केरल में लोगों ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाइना में जहाँ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इतना ज़्यादा हुआ करता था, वो एकदम करीब करीब ख़त्म होने की कगार पे आया। उस समय वैक्सीन नहीं निकली थी। और इसी तरह से केरल में अब स्तन कैंसर ज़्यादा, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एकदम कम हो गया। तो देखिए, जो गर्भाशय का मुख है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड चीज़ है, क्योंकि वहाँ से एक जन्म होता है और वहाँ पूरे वर्ष जीवन भर उसको क्या कहते हैं, वो इस मानव मात्र के लिए वो सहायक होता है। तो उसका यदि आप अपमान करेंगे, वहाँ पे चोटें लगाएंगे, उसको उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, उसके ऊपर इन्फेक्शन रहेगा, या उसके कारण मासिक धर्म में खून बार बार जा रहा है तो एनीमिया रहेगा, तो एनीमिया रहेगा, रोग प्रतिरोध क्षमता कम हुई, कोई किसी भी तरह का कैंसर अटैक कर लेगा। और ये जो एबॉर्शन की बात है, ये तो आपको समाज में इस बात को उठाना चाहिए कि डॉक्टर साहब इतना पीटते हैं लड़कियों को, अगर वो एबॉर्शन नहीं कराती। हमने कई केस देखे हुए हैं। मैं इधर पंचकुला में मैं एक योगा क्लास की हेड हूँ बड़े सालों से, तो कई लोग बातें बताते हैं आके कि कैसे लड़कियों को मार पीट कर घर से निकाल देते हैं। चलिए हम आगे इस बारे में और बात करेंगे मिसेस बेदी। अभी जी समय का थोड़ा सा हम यहाँ पर वो लेते हुए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर आपको बता रही हूँ 01123421080, 23421082 हमारे ये 2 नंबर हैं जिस पर आप कॉल करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9868107070। तो इससे पहले कि इनका कॉल आए, मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर मनोज शर्मा आपसे कि कैसे डायग्नोस किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोस? देखिए, डायग्नोसिस का प्रोसीजर पहले तो सिम्टम्स हैं। जी जी, सिम्टम्स जिसके कारण डॉक्टर साहब भी बताएंगी जी। तो सिम्टम्स की बात पहले कर लेते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। तो डॉक्टर बिंदिया, आप सिम्टम्स बता दीजिए, तो हम डॉक्टर साहब से फिर ये बात करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे की जाती है। ठीक है, तो सिम्टम्स जो हमारे जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के मोस्ट कॉमन पहले तो माहवारी संबंधित होते हैं। अब नॉर्मल ब्लीडिंग होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना है, और जो मासिक है वो चलते रहना, रुकना, उसका नहीं रुकना, और जो आप जब संबंध रखते हैं अपने हस्बैंड के साथ उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो ये सब जो माहवारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये लगातार चलती रहे तो उसमें ये वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है आपका गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का। फिर डिस्चार्ज होना, जिसमें बदबू आना या फिर उसमें कोई अबनॉर्मल महक आना, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का। उसके अलावा अगर सपोज पेट में दर्द है समय से और आपके पेट में गांठ का महसूस हो रहे हैं, उसमें भी। दूसरा, अगर कैंसर फैल गया है तो उसके साथ साथ आपको जो पेशाब के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब में खून आना या फिर पेशाब जल्दी जल्दी आना। इवन आपको उसके लैट्रिन संबंधी सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि लैट्रिन में खून आना या लैट्रिन में कॉन्स्टिपेशन होना। अगर और भी फैल जाएगा तो बोनी पेन्स होना, फिर लंग तक पहुंच सकता है, फिर पेट फूल सकता है, उसमें आपको पानी भर सकता है पेट में। तो ये सब आपके एडवांस्ड स्टेजेस के सिम्टम्स हैं। इनिशियली आपको जो सिम्टम्स होते हैं मोर कॉमनली जब वो आपके मासिक के डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उसमें होते हैं, या फिर डिस्चार्ज के। ये तो सर्वाइकल हो गया। बट एक हमारा जो ओवेरियन कैंसर है, अंडाशय वाला जो कैंसर है, उसे हम कहते हैं साइलेंट किलर। उसके सिम्टम्स इतने होते नहीं है। नॉर्मली जब वो स्टेज 2 या 3 में पहुंचता है तब वो लेडी आती हैं कि हमारा पेट फूल गया है, हमारे को पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है या हमारे से भूख नहीं लग रही है। तो वो जब सिम्टम्स के साथ आती हैं तब वो काफी एडवांस तक वो पहुंच चुका होता है। तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं। जी, हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर में मेरठ से बोल रहा हूँ। जी गौतम साहब, स्वागत है, बताएं क्या प्रश्न है। और मेरा पूछना है कि जो हमारी महिलाओं को ल्यूकोरिया की बीमारी होती है, वाइट डिस्चार्ज, मैडम बात ही कर रही थी। कारण क्या है उसके, क्या पॉजिटिव और माइनस वो लंबे समय तक रहेगा, तो क्या उससे सर्वाइकल कैंसर होना संभव है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर बिंदिया बताएं।
नमस्कार जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। हमारी महिलाओं को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मेजर कॉज इसका इन्फेक्शन ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इन्फेक्शन ट्रीटेबल होता है, हम एंटीबायोटिक से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट बहुत एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जितनी भी महिलाएं हमारी स्पेशली 30 साल से जो ऊपर आती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, हमें पैप स्मेयर करना चाहिए, बिकॉज ल्यूकोरिया जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक साइन होता है। इसलिए हमारे को उनका पैप स्मेयर या साइटोलॉजी या एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हम उसको जो समय से पहले उसको जो प्री कैंसर स्टेजेस होती हैं उसमें हम उसको पकड़ सकते हैं। तो ल्यूकोरिया का बेसिकली जो इलाज होता है वो आपका जो कॉज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर आपके पैप स्मेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके हिसाब से उसका फिर आगे चल के बायोप्सी करके उसका इलाज होता है। कभी कभी जो होता है जो स्पेशली अगर सपोज कुछ जो हमारे आजकल जो यूथ है, आजकल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, इन सब का बहुत चलन हो चुका है। तो हम उनको काउंसिल हमारे को करना चाहिए कि ये सब हैबिट्स को हम इनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि वो इस परेशानी से बच सकें। तो ये लेकिन किसी महिला को अगर ल्यूकोरिया की ज्यादा प्रॉब्लम है, वो आवश्यक बहुत जरूरी है कि वो जाकर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जी, मुझे लगता है इसमें पति और पार्टनर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, सहयोग होना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर साहब बताएंगे कि कुछ ल्यूकेरियाज में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उनको सेफ सेक्स की एडवाइस दी जाती है, बैरियर कंट्रासेप्टिव की। जी। दूसरी चीज़ ये है कि ल्यूकोरिया को लेके, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल जाने से रुके, लोकल नीम हकीम खतरे जान से इलाज ले लिया ना, वो बड़ा खतरनाक है। और इसके लिए टेस्ट कराने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर साहब टेस्ट बता रही हैं वो बहुत सिंपल है। और मैं तो एक स्टेप आगे कहूँगा कि जैसे कभी भी अस्पताल महिलाएं जाती हैं या जिनके बच्चे होने के लिए जाती हैं, पहला दूसरा बच्चा, उन्हें डॉक्टर से कहना चाहिए जी हमारा वो दूरबीन वाला कैंसर का टेस्ट कर दो। अच्छा। या हमारा कैंसर के जो टेस्ट होता है वो करके हमें बता दो हम सेफ हैं कि नहीं है। या हमें ये बता दो कि कहीं ऐसी परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, प्री कैंसर कहते हैं, जो कि ये लोग कैच कर पकड़ लेती हैं। अच्छा। दूरबीन से। हाँ, उनको पता लग जाता है। कितना पहले पकड़ा जा सकता है, जैसा प्री कैंसर जो आप बता रहे हैं? हाँ, कितना पहले पता चल सकता है? देखिए, पूरा टाइम तो कोई 19-20 साल कहता है, पर बेसिकली जो स्क्रीनिंग की बात डॉक्टर साहब बताने जा रही हैं, स्क्रीनिंग यहाँ पे महिलाएं भाग जाती हैं। जैसे हमारे जैन समाज के एक मित्र, उनका डॉक्टर साहब हम कोई कैंप करेंगे स्क्रीनिंग का, उन्होंने लगाया, कोई नहीं आया। तो पुरुषों को मैं चाबुक लिख के नहीं कहूंगा, दृढ़ता से पत्नी को कहना चाहिए जाके कैंसर टेस्ट कराओ। मैंने आपको वाकया बता रहा था ना, मद्रास में मैं बैठा हुआ था, महिलाओं का झुंड रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज में घुस रहा। मैंने कहा यार ये क्या यहाँ पे कोई यूनियन बाजी हो रही? कहना नहीं, यहाँ लेडीज खुद आके डिक्टेट करती हैं कि हमारा कैंसर के ये टेस्ट करो। तो अवेयरनेस है और पुरुषों का रोल इसमें बहुत ज्यादा है, चुप ना बैठे। तो और क्या क्या टेस्ट डॉक्टर साहब कर सकते हैं जिससे कि ये पकड़ में आए? जैसा आपने कहा कि एक प्री सिम्टोमेटिक टेस्ट किया जा सकता है, या फिर पहले इसको पकड़ा जाना है, तो क्या कोई ब्लड टेस्ट भी होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट बहुत एफिशिएंटली कर लेती हैं, सबसे पहली चीज ये है कि एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करती हैं। वो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन वो देखती हैं, गर्भाशय देखते हैं, योनि को देखते हैं, वो पैखाने के रास्ते से यूट्रस का साइज देखती हैं, उससे उनको कभी कभी पता लग जाता है कि ओवरी का मैस है नहीं है। फिर वो पेट देखती हैं कि कहीं गांठ तो नहीं है, कहीं गॉल ब्लैडर में दर्द या बढ़ा हुआ तो नहीं है। वो ब्रेस्ट का भी एग्जामिनेशन करती हैं। वो तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद टेस्ट की सीरीज शुरू होती है जिससे किसी को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। एक ब्लड एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन इन्फेक्शन है कि नहीं है, और दूसरे यूरिनरी प्रॉब्लम्स है नहीं, ये नहीं है। फिर उसके बाद पैप स्मीयर करते हैं, फिर कॉल्पोस्कोपी होती है, जिसमें कल हमारे इनके एक प्रोफेसर साहब थी, उन्होंने कहा सिरके वाला टेस्ट होता है, सिरका लगा के या आयोडीन लगा के बच्चेदानी के मुंह पे वो जो स्पॉट्स जहाँ पे खतरा है या आने वाला वो दिख जाता है। कितने सिंपल टेस्ट। फिर तो एचपीवी वैक्सीन की बात करेंगी, उसके लिए इन्होंने अभी टेस्ट बताया कि वो टेस्ट होना चाहिए। फिर एक्सरे करते हैं, फिर पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर जिनकी जो सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव है उनका वेजाइना
वजाइना से यूट्रस के अगल बगल के एरिया को देखते हैं कि कोई सिस्ट या मैस तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट जो है अवेलेबल है और किसी को कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही इसमें बात है। आधे से ज्यादा टेस्ट सिंपल है, सिंपल टेस्ट है। और फिर बात वही है डॉक्टर साहब की अगर बीमारी है तो हमें टेस्ट कराना जरूरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि टेस्ट कराएंगे तभी ये पकड़ में आएगा और तभी उसका इलाज संभव है। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर काफी देर से। हेलो जी, बात करें, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, अपना प्रश्न पूछें, अपना नाम बताएं। जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से ही। जी जी जी, पहले तो शालिनी मैम और दोनों डॉक्टर को मेरा तहे दिल से नमस्कार और आभार। जी नमस्कार। जी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि यदि किसी फीमेल को ब्लड खून जो है वो गाढ़ा हो गया है या फिर जो है स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो क्या फ्यूचर में उसे भी कैंसर हो सकता है? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, बताइए कि मैंने सुना है कि जो लोग सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, फल फ्रूट और 4 लीटर पानी पीते हैं, उन्हें कैंसर होने की संभावना कम से कम बनी रहती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। स्ट्रेस और स्लीप जो डिस्टर्बेंस होते हैं या लाइफस्टाइल, मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करूंगी कि लाइफस्टाइल अगर आपका थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्लीप में आपको डिस्टर्बेंस है, इस तरह की अगर चीजें हैं आपकी लाइफ में, तो क्या कैंसर होने की संभावना बढ़ती है? मुझे ऐसा समझ में आया इनका प्रश्न। जी हाँ जी, तो मेरे को भी यही प्रश्न समझ में आया इनका। देखिए, स्ट्रेस रिलेटेड तो कैंसर कैंसर क्या, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रेस से तो बहुत बीमारियां होती हैं। तो कैंसर भी एक वन ऑफ द लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। और अगर हम महिलाओं के कैंसर की बात करें तो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो कैंसर है महिलाओं का, वो है यूट्राइन कैंसर। आजकल हम देख रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियल कैंसर है, जिसे हम कहते हैं यूट्राइन कैंसर, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली शहरों में, क्योंकि आजकल हम लोग जो है फास्ट फूड करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा महिलाओं में ओबेसिटी, जैसे कि उनके शरीर इतने भारी हो रहे हैं, इतना हाई BMI हो रहा है, लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, और उनका अपना जंक फूड बहुत हो गया है। तो इसलिए हम देख रहे हैं यंग लड़कियों को भी आजकल यूट्राइन कैंसर से ग्रसित हो रही हैं। तो इसलिए लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। महिला का कैंसर है वो है यूट्राइन कैंसर। दूसरा, जैसे उन्होंने बताया कि एक और उनका ये था एस्पेक्ट था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अगर आप फ्रूट्स खाएं और फाइबर खाएं, उससे हाँ डेफिनेटली आपकी बॉडी में अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी का योगा से, फूड से और अपने एक्सरसाइज से ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आपका कैंसर तो बचाव होएगा ही, आपका जरूर इंसिडेंस कम होएगा, बिकॉज आप अपनी बॉडी को उतना ही आप फाइट कर सकते हैं, जैसे वायरस से या कोई भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज से आप फाइट कर सकते हैं। तो वो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू फॉर कैंसर प्रिवेंशन। और सर ने तो बहुत किताबें लिखी हैं इस बारे में कि हाउ टू प्रोटेक्ट द कैंसर इन विमेन विद द डाइट एंड विद एक्सरसाइजेस। तो सर तो उसमें आई थिंक सर ज्यादा इसमें लाइट नहीं आपने पूरा कवर किया है। एक्चुअली शालिनी जी, प्रॉब्लम क्या है ना, ब्रेस्ट कैंसर का हंगामा मचाया हुआ है, पर साथ ही साथ एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जब सुपरफिशियल है, सर्जन अपना, एंडोमेट्रियल कैंसर में गायनेकोलॉजिस्ट को इतनी दिक्कत आती है क्योंकि पेशेंट्स बहुत मोटी होती है। अच्छा। और उनको ऑपरेट करना और उनके रिट्रैक्टेड इट्स अच्छा, वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ साथ होती है। उसको शायद आप पहचानना भी उतना आसान नहीं होता। हाँ, वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उनमें। मैं एक्चुअली उसी बात पे आने वाली थी, क्योंकि जब मैडम ने बताया कि मेजर जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से आपने उसको रिलेट किया कि उसमें अगर चेंजेस आए या बढ़ गया तो आप दिखाएं डॉक्टर को। बट जब मेनोपॉज के बाद अगर कोई कैंसर केस आता है तो किस तरह से वो सिम्टम उनको दिखता है, वो थोड़ा सा बताएं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ा सा टच किया कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल अगर ब्लीडिंग होती है तो दैट इज आल्सो एन अलार्मिंग साइन। यस, डेफिनेटली। अगर आपके मेनोपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो ये यूट्राइन कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एंड स्पेशली ऐसे सर ने बोला कि जैसे जो भारी महिलाएं जिनके बहुत ज्यादा वेट होता है तो उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर का होने की ज्यादा चांसेस होती हैं, बिकॉज आपकी हार्मोन रिलेटेड कैंसर होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसलिए उसमें अगर आप जैसे जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जब आपकी माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद अगर
अगर 1 साल बाद ब्लीडिंग शुरू होती है तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज अ इम्पोर्टेंट टाइम नॉट ओनली ऑफ यूट्राइन बट इवन सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो। तो सर्वाइकल कैंसर में भी वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट कर सकती है। और बहुत रेयर एक ओवेरियन कैंसर्स भी हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे और श्रोताओं से पुनः एक अनुरोध कि आप जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़िए, हमें मैसेज करिए 9868107070 पर, हमें कॉल करिए। हमारे फोन नंबर्स हैं 011234210801082 क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है 4 बजे तक है और हमारे विशेषज्ञ जो आपको सही जानकारी दे सकते हैं वो मौजूद हैं स्टूडियो में। तो इस मौके का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। हमें कॉल करिए और जानिए कि गायनिक कैंसर्स कौन से हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। और लौटते हैं इसी कार्यक्रम में जिसको आप लोग सब प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप जुड़े हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज हम बात कर रहे हैं स्त्री रोग संबंधी कैंसर्स पर। हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मदन लाल बोल रहे हैं यूपी से, अम्बेडकर नगर से सर। जी जी मदन लाल जी, कुछ प्रश्न है आपका तो पूछें, हमारे स्पेशलिस्ट सुन रहे हैं। थायराइड से क्या इससे भी महिलाओं को कैंसर हो सकता है? जी, थायराइड कैंसर की बात करना चाहते हैं। जी। हाँ, वैसे तो हमारा आज गायनिक कैंसर पर हम बात कर रहे हैं। कुछ कहना चाहें तो शॉर्ट में इनको बता दें, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। हाँ, महिलाओं का भी थायराइड में भी कैंसर हो सकता है, उसका भी इंसिडेंस है बट थोड़ा रेयर है। बट डेफिनेटली किसी भी पार्ट का कैंसर महिलाओं में ज़रूर हो सकता है। थायराइड जनरली जो है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही है रेयर कैंसर। पर इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, थायराइड के कारण आजकल आप देखेंगे, पहले एक अंडा हुआ या मुर्गी हुई, पहले थायराइड हुआ इसलिए मोटापा हुआ या मोटापा हुआ इसलिए थायराइड हुआ। तो आज इशू ये है कि थायराइड के रिलेटेड यदि मोटापा परसिस्ट रहता है लगातार, उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। क्योंकि हम अभी इसी की तो बात कर रहे थे कि मोटापे के कारण स्तन कैंसर और मुख्य गर्भाशय का कैंसर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लोग बच्चों को कहते नहीं, अरे खाना कैसे रोकें, कैसे करें, बच्चे दवाई नहीं लेते हैं। तो थायराइड का ट्रीटमेंट हरदम कराना चाहिए। जी जी, हमें मैसेजेस भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता हमें लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ये हमें लिखकर भेजा है ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ने। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा और शालिनी मित्तल को सादर प्रणाम। आज का विषय कैंसर पर आधारित है। कैंसर पर हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल रही हैं। इस कार्यक्रम में आप इसे ऐसे ही प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये प्रश्न आया है हमारे पास, लिखने वाले हैं मनोज कुमार। क्या यूट्रीन फाइब्रॉइड्स से भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है? फाइब्रॉइड्स पे ये प्रश्न कर रहा है उन्होंने। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं कि हमारे को यूट्राइन फाइब्रॉइड है, क्या ये कैंसर तो नहीं है? एक्चुअली फाइब्रॉइड्स आजकल देखा जाए तो बहुत कॉमन भी हो गए हैं क्योंकि अब वो कह लीजिए लाइफस्टाइल है, आपका एनवायरनमेंट है, पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी कुछ हमारा खान पान है, उससे फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं ना। फाइब्रॉइड्स जो है वो एक नॉन कैंसरस स्थिति है एंड जो उनका कैंसर में परिवर्तन होना वो लेस देन 1% है। सो आप देखिए 100 में से 1 या 2 फाइब्रॉइड्स के केसेस ही जो होते हैं वो कैंसर में परिवर्तित होते हैं और इससे हम सार्कोमा के नाम से इसको कहा जाता है। तो फाइब्रॉइड्स होते हैं, लेकिन इसका जब भी किसी को फाइब्रॉइड्स हो वो ज़रूर जाके कंसल्ट करे डॉक्टर को और इसका टाइमली इलाज करना चाहिए बिकॉज बहुत रेयरली है, लेकिन ये ज़रूर 100 में से 1 या 2 केसेस जो होते हैं वो परिवर्तन हो सकते हैं कैंसर में। इसी तरह से एक मैंने डॉक्टर साहब सुना है पॉलिप्स। व्हाट इज पॉलिप एंड ये कैसे कैंसर से जुड़ता है क्या? हाँ जी, ये भी एक बहुत कॉमन सिचुएशन है आजकल, स्पेशली हम देख रहे हैं। पॉलिप क्या होता है? ये यूट्रस के अंदर होता है। जो आपकी माहवारी में जो परत होती है जिससे आपका खून, माहवारी वाला खून बनता है, यूट्राइन लाइनिंग जो होती है, जब वो अपने कंट्रोल से ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लगती है, बढ़ने लगती है, तो उसमें गुच्छे जैसे बन जाते हैं, उसे हम पॉलिप्स कहते हैं। तो ये पॉलिप्स जो नॉर्मली बिनाइन होते हैं, ये नॉन कैंसरस होते हैं और इनको आजकल हिस्ट्रोस्कोप या दूरबीन द्वारा बहुत आसानी
आसानी से इनका निकाल के इलाज कर सकते हैं। बट बहुत रेयरली जो होता है, अगेन आउट ऑफ 100 में से आप देखिए 2 या 3% केसेस जो होते हैं वो इसमें ये पॉलिप्स जो होते हैं ये कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं, एंड दे कैन बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूट्राइन कैंसर। तो उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी। यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार। और ये बताइए कि अगर कोई लेडी बहुत ओबीस है और बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है और बहुत चाय पी रही है, वो स्पेशली इन्होंने लिखा है एक्सेस टी अगर वो लेते हैं, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम और फूड पाइप ये सब इफेक्ट हो सकते हैं और क्या ये भी कैंसर बन सकता है? बहुत ज्यादा इन्होंने ऐसी चीज जानने की कोशिश की है। वैसे ये बहुत रूटीन हो गया आजकल, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को आप जवाब दें कि क्या खान पान और लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी जैसा आप कह रही हैं ये सारा मिलके गायनिक कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ जी, अभी हमने इसी की बात करी थी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड खान पान, अगर आप बहुत ओबीज हैं तो एंडोमेट्रियल कैंसर, जो हम यूट्राइन कैंसर की बात कर रहे हैं आजकल, इसलिए बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं क्योंकि ऑफ दिस लाइफस्टाइल इश्यूज जो हमने बात करी है। चाय पीने की बात यह है कि अगर आप चाय में चीनी डाल के ज्यादा पी रहे हैं और शुगर का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो आजकल आप सभी लोग को पता ही है कि शुगर इज द न्यू पॉइजन दीज डेज। सो शुगर से भी आपका वेट बढ़ता है, आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, ओबेसिटी होती है, तो उस वजह से भी शुगर इनटेक इंक्रीजेस द कैंसर रिस्क ऑफ कैंसर। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं लाइन पे। हेलो हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में अपना प्रश्न कर लें। हेलो, प्रश्न ये मैडम, अगर बाई देवे हो गया तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चलिए, बहुत अच्छी बात, हम इसी पे आ रहे थे। कैंसर होगा ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए, आप अपना नाम बता दें प्लीज। बीएल मीणा जी, बीएल मीणा जी, बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हमारे कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाएगा, हम जरूर चाहेंगे हमारे श्रोता ये जान ले कि इसका प्रिकॉशंस क्या है, क्योंकि अगर प्रिकॉशन करेंगे और ये ना हो वो सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन हाँ, उससे पहले हम ट्रीटमेंट पे भी बात जरूर करेंगे। आप जुड़े रहिए मीणा जी, कार्यक्रम को सुनते रहिए, हम आगे इसको जरूर लेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर मनोज शर्मा और डॉक्टर बिंदिया गुप्ता। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आज हम बात कर रहे हैं गायनिक कैंसर्स पर, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 23421080, 23421082 पर, और मैसेज से आप प्रश्न पूछना चाहें तो 9868107070 पर आप लिख कर पूछ सकते हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया है, डॉक्टर साहब श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से कि कोई अपर एज लिमिट होती है क्या कैंसर की? वैसे हमें पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हम दोनों 74 प्लस हैं, हस्बैंड वाइफ, और हमारे कोई सिम्टम नहीं है जैसा आप बता रहे हैं आप लोग दोनों, और सिर्फ डायबिटीज है इनको, पर ये काफी डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि हमें आगे हो जाए। तो क्या कुछ ऐसा अवेलेबल है या क्या ऐसी जानकारी है कि हमें नहीं होगा या हमें हो जाएगा, जिसके बारे में ये अवेयर रहें अब आगे से? तो कुछ ऐसा शॉर्ट में आप बताना चाहें इनको, जिससे कि मैं तो पहले उनको बधाई दूंगा कि पहली चीज वो इस चीज के बारे में बहुत जागरूक हैं कि कैंसर की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, और दूसरी चीज उन्होंने अच्छा स्वस्थ जीवन अभी तक व्यतीत किया है। तो एल्डरली में, बड़े लोगों में जो बुजुर्गवार होते हैं उनमें कुछ कैंसर्स होने की संभावना हो जाती है। अच्छा, तो उससे अच्छा ये है कि वो अपना रूटीन चेकअप कराएं। यदि हम लोग इंश्योरेंस की बात बहुत कम करते हैं, पर इंश्योरेंस इज अ वंडरफुल थिंग। एक बार इंश्योरेंस करा लिया, आप चेकअप करा लीजिए, उसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और कैंसर ही क्यों, दूसरी बीमारियां भी ओल्ड एल्डरली में ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर है, या लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोस्टेट का कैंसर है, उसके लिए खून का टेस्ट होता है और डॉक्टर एग्जामिन करके बता देता है कि गोदूद या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। उसके लिए टेस्ट होता है, वो कर सकते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, उसके चूल का एक सिंपल टेस्ट होता है, यदि खून जा रहा हो तो वो पता लगता है। तो अपना जाके एक अच्छा किसी डॉक्टर के पास, कैंसर विशेषज्ञ के पास, सरकारी अस्पताल में अपना एक चेकअप कराते रहा करें रेगुलरली, और हीमोग्लोबिन पर नज़र रखें। ब्लड टेस्ट होते हैं कैंसर से संबंधित पुरुषों और स्त्रियों में, वो कराते रहें। आजकल वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है जी। तो बहुत ज़रूरी बात तो जो डॉक्टर साहब ने बोली कि एनुअल टेस्ट आप कराते रहें, और कुछ भी आपको ऐसा लगता है बदलाव तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि 1982 में एम्स में हमने दिखाया था, तो एक लेडीज अपनी बहू को लेके आई थी,
तो देखी वो अंदर डॉक्टर कौन है, मेल है, बोला नो नो हम नहीं दिखाएंगे, ₹1,00,000 की इज्जत होती है ये वो। फिर अंदर वो दूसरी मन्नू डॉक्टर थी, उसने बोला मैं इस पेशेंट को तो अटेंड करूंगा नहीं, आप करिए नहीं करिए। तो ये क्या लोगों में एक धारणा है कि मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर। देखिए, वैसे एक बात बता दूं, किसी ज़माने में ये समझा जाता था कि मेल डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, और ये आप समझ लीजिए कि जीवन रक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या मेल फीमेल करना। अब गायनेकोलॉजिकल मान लीजिए डिजीज़ नहीं है, कोई दूसरी डिजीज़ है, स्तन कैंसर की, स्तन में गांठ है या पेट में गांठ है, तो वहाँ पे भी कहेंगे कि मेल डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। और यदि मान लीजिए फीमेल डॉक्टर नहीं है, तो क्या अपनी मतलब आत्महत्या करने के लिए उतारू होंगे कि हमें कराना ही नहीं है, जांच नहीं कराना है। ये तो देखिए शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। जी, और ऐसा नहीं है। राजेंद्र जी, आप बोल रहे थे नरेला से, है ना? तो हमारे श्रोता बहुत सजग हैं और हमें महिलाएं भी कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, और हमें इसी माइंडसेट को चेंज करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूरत है एक लाइफ को सेव करने की, तो जहां पर भी आपको जैसा भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है कि बीमारी है, तो इसमें इससे ऊपर उठकर, क्योंकि डॉक्टर इज अ डॉक्टर, उसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है। अच्छा, ये हमारे पास एक मैसेज आया है, लिखने वाले हैं ललित भाटिया हैं, और उनकी उम्र 65 वर्ष है, अहमदाबाद से इन्होंने लिखा है कि ये आज का जो विषय है औरतों को कैंसर प्रॉब्लम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। मेरी सलाह, एक सवाल है कि मेरी जो वाइफ है वो 62 इयर्स की हैं और उन्हें बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो क्या उनको चांसेस हैं कि कैंसर हो जाए उनको? अच्छा, थोड़ा वरीड हैं ये। जी ललित भाटिया आपका। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे को दोबारा बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं कि हमें कैंसर तो नहीं हो गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उनको बार की बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनको प्लीज़ एक डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनका चेकअप कराएं। बिकॉज इस एज में शुगर की बीमारी भी हो सकती है, ब्लड शुगर होने से भी रेकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इन्फेक्शन, अगर मेरे ख्याल से आप यूरिन इन्फेक्शन या विजाइनल इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं शायद, तो अगर डायबिटीज़ की अगर शुरुआत हो रही है, तो उसमें ये होना बहुत कॉमन है कि लेडी को यूरिन इन्फेक्शंस और विजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ऑल्सो अगर उनका कभी भी पैप्समेयर का टेस्ट नहीं हुआ है, तो उनको जरूर जाकर अपना एक चेकअप कराना चाहिए, लेडी गायनेकोलॉजिकल चेकअप कराना चाहिए। उसमें वो पैप्समेयर करेंगे, उनमें देखेंगे, उनके पूरा एग्जामिन करेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड भी करना चाहिए। और अगर एक मैमोग्राफी, स्तन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एक मैमोग्राफी का स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है, वो भी उनको कराना चाहिए। तो यू शुड टेक हर टू अ डॉक्टर। जी, एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में, नाम बता दीजिए। मेरा नाम रंगीला है। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, अपना प्रश्न करें आप डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बताएं। मेरा जो गर्दन नस है वो नस दर्द करता है 8 महीना से, कारण क्या हो सकता है? जी, गर्दन में बोला आपने? हाँ, सिर का नस है वो दर्द करता है। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आपको चेकअप कराने जाना पड़ेगा। और आज हम गायनिक कैंसर पर बात कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया। आप पुनः हमारे कार्यक्रम में जुड़िए जब हम इस विषय पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया था, श्याम मित्तल जी ने हमें धन्यवाद दिया है, आपको धन्यवाद दिया है कि आपने उनको बताया कि टेस्ट करवाना चाहिए, और उन्होंने लिखा है कि वो एनुअल चेकअप करा रहे हैं, और धन्यवाद कि आपने उनको ये गाइडेंस दी। ये हमें एक और श्याम मित्तल जी का मैं बता ही दिया कि उन्होंने ये भी लिखा है कि इस कार्यक्रम को आप पुनः प्रसारित करिएगा, क्योंकि पूरा कार्यक्रम वो शायद शुरू से नहीं सुन पाए। और भी हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने बीच में ज्वाइन किया तो हम कैसे सुनेंगे, तो आपको जरूर बता दें कि आपको पता है कि हम शनिवार रविवार को अपने कार्यक्रम, कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों को रिपीट करते हैं, तो इस कार्यक्रम को भी हम रिपीट करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, आपको ये कार्यक्रम भी पुनः सुनने को जरूर मिलेगा। प्रीति लिख रही है चंडीगढ़ से, हाउ प्रोन आर वुमेन विद PCOS फॉर कैंसर, टुवर्ड्स कैंसर? ये आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है।
PCOS जो है उसमें एक स्टेट होती है, वो एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है बॉडी का, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है बॉडी में वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। जो PCOS वाली महिलाएं होती हैं उनको यूट्राइन कैंसर होने का आगे चलकर काफ़ी हाई रिस्क कंडीशन रहती है, इसलिए PCOS का टाइमली ट्रीटमेंट एंड वो कराना ज़रूरी है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। PCOS एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसका क्रक्स होता है। एक्सरसाइज, फूड मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, फाइबर ज़्यादा खाना, फैट कम करना, ये सब PCOS के ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए अगर किसी को PCOS है प्लीज़ जाके कंसल्ट करें डॉक्टर को, जिससे कि बिकॉज आगे चल के ये एक हाई रिस्क फैक्टर है फॉर यूट्राइन कैंसर। जी, और सोनिया हमसे पूछ रही हैं रोहतक से कि डॉक्टर से ये पूछना है कि पीरियड्स आते रहने से भी कोई कैंसर टाइप या हार्ट प्रॉब्लम पॉसिबल है, और पीरियड से पहले हेल्थ इश्यूज लाइक फीवर, हेडेक अगर होता है तो क्या ये नॉर्मल है? देखिए, पीरियड से पहले अगर किसी को फीवर और हेडेक होता है, इसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी, बिकॉज आपके जो हार्मोन लेवल्स होते हैं किसी की बॉडी में, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं अपने हार्मोन्स को, इसलिए थोड़ा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, और लेडी को लगता है कि उनको थोड़ा सा बुखार हो गया है या उनके स्तन जो है थोड़े से ज़्यादा फूल गए हैं या फिर हेडेक हो गया है, तो ये एक नॉर्मल फीलिंग है, एंड पीरियड्स होने के बाद वो हट जाती है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग, एंड अगर ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है आपको, तो आपको ज़रूर से इसमें कंसल्ट करना चाहिए। थोड़े विटामिन और सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं इस कंडीशन के लिए। दूसरा सवाल ये है कि पीरियड्स अगर आपके 40 साल से पहले बंद हो जाएं, जिसे हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं, उसमें क्या होता है, हार्ट कंडीशन के ज़्यादा रिस्क रहते हैं। लाइक अगर 40 ईयर्स से लेस में अगर आपको मेनोपॉज हो जाए, तो अगर आपको जो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज अराउंड 49-50 ईयर्स की होती है और उसके बियॉन्ड आपका पीरियड चलते रहे, तो इसे हम कहते हैं डिलेड मेनोपॉज। जिन लेडीज को डिलेड मेनोपॉज होता है उनमें अगेन यूट्राइन कैंसर होने के स्लाइटली हाई रिस्क रहता है। घबराने की बात नहीं है, बट अगर आपका पीरियड्स अगर 54-55 तक चलता जा रहा है और अबनॉर्मल पैटर्न है स्पेशली, आपको जरूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, और एक प्रश्न ये हमें मीनाक्षी ने भेजा है, प्री मीनोपॉजल एज में यूट्रीन वॉल की थिकनेस ना बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या इसे सर्जरी से कम किया जा सकता है? तो एंडोमेट्रियल कहीं ना कहीं जब थिकनेस बढ़ जाती है एंडोमेट्रियल की, तो उसके बारे में ये प्रश्न है, तो क्या कहना चाहेंगे इनको आप, मीनाक्षी को? देखिए, सर्जरी से एंडोमेट्रियल थिकनेस अगेन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हार्मोन डिपेंडेंसी है, और हार्मोन्स हमारी बॉडी में तभी गड़बड़ करते हैं जब हमारी बॉडी में अदर फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, PCOS और ये सब होता है। तो इसलिए हमारे लिए टू कंट्रोल दिस, हमारे को इम्पॉर्टेंट है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम लोग को अपने डाइट पे, योगा पे, एक्सरसाइज पे, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। हमारे को अपनी शुगर्स वगैरह कंट्रोल में रखनी चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। और अगर आपके पास अगर आपको PCOS, फाइब्रॉइड्स ऐसी कंडीशंस हैं आपको ऑलरेडी हैं डायग्नोसिस में, तो आपको इसका टाइमली जाके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दूसरा, अगर आप ओसेपिल्स पर हैं, जैसे आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही हैं, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आजकल जो लोग होते हैं अपने नॉर्मल पिल्स को छोड़ के आई पिल्स और जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे बहुत ज़्यादा ऐसे मिस यूज करते हैं उसको। तो इसलिए ओवर द काउंटर जो हमारे पास आई पिल अवेलेबल है, उसका सेवन हमें इतना रेगुलरली नहीं करना चाहिए, और हमेशा डॉक्टर से रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस पे फोकस करना चाहिए। जी, हमारे एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, और ये आई थिंक लास्ट कॉल हम ले पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें प्रिकॉशंस पे बात करनी है और समय कम बचा है, तो इनको जल्दी से ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैडम, मैं इंस्पेक्टर नवीन बोल रहा हूँ, गुड़गांव से। जी नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। आप प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से। मैडम, मेरी वाइफ को ना ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि हमने उसका इलाज करवा लिया, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज ये है, वो कह रही है मेरा स्ट्रेस से हुआ है, टेंशन से हुआ है ये कैंसर। जी, घर में मान कोई किसी तरह की बातचीत है या कोई उसका स्ट्रेस लेता है, तो क्या ये स्ट्रेस से पॉसिबल है ब्रेस्ट कैंसर होना? आप देर से जुड़े हैं कार्यक्रम में, हमने इसको लिया था, इस प्रश्न को। मैडम ने बताया था कि स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें मैटर करती हैं और कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? सर आप कुछ कहना चाहेंगे फर्दर? देखिए, समृद्धि जो है वो बहुत सारी रोग लेके आई है अपने साथ, और ब्रेस्ट कैंसर उसमें से एक है। शरीर मोटा थुलथुल शरीर और खाने में चर्बी की
ज़रूरत। आप इंस्पेक्टर हैं, आपको हर सुविधा होगी नौकर नौकरानियाँ रखने की, लोग अपने हाथ से काम नहीं करते हैं, वॉक के लिए नहीं, खाने में अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं। हम हरदम कहते हैं हरी लाल पीली सब्जियों का सेवन देता है कैंसर रहित जीवन। तो ये सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं रखते। अब देखिए ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ भी आपने इलाज कराया है वहाँ पे जैसे जैसे डॉक्टर बुलाते हैं 3 महीने पे 6 महीने पे आप जाके अपना चेकअप कराइए। ये नहीं कि एक बार इलाज करा लिया तो घर पे बैठे हुए हैं, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, यदि आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो मेरा तो आपसे यही सुझाव है कि समाज में आप इसकी जागरूकता पैदा करें। आप मेरे से जागरूकता पैदा करने वाला मटेरियल ले सकते हैं। आप यदि पुलिस इंस्पेक्टर अपने थाने में वो किताबें रख सकते हैं, महिलाओं को किस तरह से अपना स्वयं अपने स्तन का स्वयं परीक्षण कैसे करना चाहिए इसकी लीफलेट्स और पैम्फलेट्स होते हैं वो रख सकते हैं जिससे कि दूसरे लोग इसको पढ़ के जानकारी पैदा करें। पर डॉक्टर के पास रेगुलर इंटरवल पे फॉलोअप के लिए जाते रहिएगा। जी बिल्कुल। और अब हमारे पास इतना ही समय बाकी है कि जो हमने प्रॉमिस किया अपने श्रोताओं से कि हम प्रिकॉशंस पर ज़रूर बात करेंगे, तो हम चाहेंगे कि वैक्सीनेशन और भी इसके अलावा जो प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं इसको ये ना हो, उसके लिए आप दोनों बताएं थोड़ा सा। डॉक्टर बिंदिया, वैक्सीनेशन के बारे में आप बताइए। ठीक। सो जैसे हमने प्रिकॉशंस जो हमने डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हमने काफ़ी डिस्कशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, वेट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, इन सब पे हमने कर लिया है। टाइमली ट्रीटमेंट पीसीओएस का, फाइब्रॉइड्स का, सब कुछ हमने डिस्कस किया है ना। सर्वाइकल कैंसर का जो प्रिवेंशन है वो एक ऐसी डिजीज है जो हम 100% हम इसको, इनफैक्ट अप टू 100% हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक वायरस द्वारा ग्रसित है जिसे हम HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं इसको प्रिवेंशन के। एक होता है स्क्रीनिंग, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि आप जाइए डॉक्टर के पास, आपका पैप स्मेयर कराइए, सिरका टेस्ट कराइए या HPV टेस्टिंग कराइए। एक तो ये तरीका है। दूसरा है वैक्सीन। ये एक अद्भुत कैंसर है जिसका एक वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है उसको प्रिवेंशन करने के लिए। और ये अब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रांग इनिशिएटिव लिया है कि इसको हम जो है अपना जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करेंगे। और ये जो वैक्सीन है ये हमारी अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने लगी है। तो इंडियन वैक्सीन जो है उसका नाम है सर्वावैक। उसकी जो है रिकमेंडेड डोजेस जो है वो 2 डोज हैं। एंड द बेस्ट एज जो वैक्सीनेट करने के लिए वो है 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स। सो बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसमें यंग गर्ल्स जिनमें मैक्सिमम इम्यूनिटी पैदा होती है वैक्सीनेशन द्वारा, वो है 9 से 14 साल। और उसमें 2 डोज सर्वावैक आजकल वो रेकमेंडेड है। अगर और ये हमारे पास, आप कहीं पे भी चले जाएं, गवर्नमेंट में भी किसी कुछ हॉस्पिटल्स में शुरुआत हो चुकी है इसकी, और प्राइवेट में भी तो हर जगह मौजूद है ये वैक्सीन जो है, और आप कभी भी जाके डॉक्टर से लगवा सकते हैं। इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो बिटिया है वो 14 साल से बढ़ गई हैं, तो यू हैव नॉट मिस द बोट, मोर देन 14 ईयर्स 26 ईयर्स तक आप 3 डोजेस लगवा सकते हैं, 0, 1 and 6 months पर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट्स का कि उन्होंने समय निकाला, यहाँ आए हैं हमारे साथ। आज कार्यक्रम में जुड़े डॉक्टर मनोज शर्मा, आप गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और LNJP से आप रिटायर हुए हैं। डॉक्टर बिंदिया गुप्ता हमारे साथ रही, प्रोफेसर इन गायनोकोलॉजिस्ट UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। तो अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आज जो विशेष कार्यक्रम सुना आपने स्त्री रोग संबंधी, कैंसर से संबंधित था। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको लाभप्रद रहा होगा। आप लिखते रहिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमारे मेल ID पर आप हमें लिख सकते हैं और साथ में हमें टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिस पर आप सुनना चाहते हैं। अब इजाजत दीजिए और अनुमति दीजिए कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।